आज हम धान के खेत में छिपे एक ऐसे मुजरिम की पड़ताल करने वाले हैं जो दिखता तो बहुत छोटा है, लेकिन जिसकी तबाही का मंजर किसी बड़ी आगजनी से कम नहीं लगता। हम बात कर रहे हैं व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर की, या वैज्ञानिक भाषा में कहें तो सोगेटेला फुर्सिफेरा की। जी। आज की हमारी ये जो गहरी छानबीन है, ये बीपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए एक बहुत ही विस्तृत फसल सुरक्षा नोट पर आधारित है। तो हमारा मिशन साफ है, इस कीट से जुड़ी हर जानकारी की परतें खोलना, ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल अधूरा ना लगे। बिल्कुल। तो चलिए सीधे क्राइम सीन पर चलते हैं। सोचकर भी अजीब लगता है कि महज कुछ मिलीमीटर का एक कीड़ा पूरी की पूरी फसल को ऐसा कैसे दिखा सकता है जैसे वो झुलस गई हो या किसी ने उसे जला दिया हो। इस हालत को कहते हैं हॉपर बर्न। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? इस छोटे से कीट का मतलब काम करने का तरीका क्या है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब इसके खाने के तरीके में छिपा है। ये कीड़ा चाहे वो अपनी शिशु अवस्था में हो, जिसे निम्फ कहते हैं, या फिर वयस्क हो, दोनों ही पौधे के सबसे नाजुक हिस्से पर हमला करते हैं। ये पौधे के तने के बिल्कुल निचले हिस्से पर पानी की सतह के ठीक ऊपर झुंड बनाकर बैठ जाते हैं और पौधे का रस चूसना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यानी ये सीधे पौधे की लाइफलाइन पर ही हमला करते हैं। बिल्कुल। जब पौधे का सारा रस और पोषक तत्व ये कीट चूस लेते हैं तो उसका सीधा असर पौधे की बढ़वार पर पड़ता है, वो बौना रह जाता है। इसी को स्टंटेड ग्रोथ भी कहते हैं। पौधा कमजोर हो जाता है, उसकी बालियां छोटी रह जाती हैं और दाने भी ठीक से नहीं भरते। और ये हॉपर बर्न वाली स्थिति कब आती है? क्या ये मतलब हमले का आखिरी चरण है? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। जब खेत में इनकी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये इतनी तेजी से रस चूसते हैं कि पौधे को संभालने का मौका ही नहीं मिलता। पत्तियां ऊपर से नीचे की तरफ सूखना शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते पूरा का पूरा पौधा भूरा और सूखा पड़ जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस हिस्से में आग लगा दी हो। इसीलिए इसे हॉपर बर्न कहते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में जो तस्वीरें हैं वो वाकई चौंकाने वाली हैं। एक तस्वीर में खेत के बीच में गोलाकार सूखे धब्बे दिख रहे हैं और दूसरी तस्वीर में एक पौधा है जो पूरी तरह से रसविहीन हो चुका है, एकदम बेजान। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। क्या हर हॉपर बर्न का मतलब व्हाइट बैक प्लांट हॉपर ही होता है? यहीं पर आकर ज्यादातर लोग गलती करते हैं और ये परीक्षा के नजरिए से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। धान में एक और कीड़ा होता है, ब्राउन प्लांट हॉपर, जो बिल्कुल इसी तरह हॉपर बर्न करता है। लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में एक बारीक सा फर्क है। ब्राउन प्लांट हॉपर एक जगह झुंड बनाकर हमला करता है, जिससे खेत में जले हुए गोलाकार पैच साफ साफ दिखते हैं। अच्छा। और हमारा आज का मुजरिम व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर, ये ज्यादा शातिर है। इसके हमले से प्रभावित पौधे पूरे खेत में यहाँ वहाँ बिखरे हुए मिलते हैं। आपको कोई एक बड़ा जला हुआ पैच नहीं दिखेगा, बल्कि पूरी फसल में एक समान तबाही नजर आएगी। अच्छा। अगर आपको खेत में यूनिफॉर्म डैमेज दिखे, न कि कॉन्सेंट्रेटेड पैच, तो समझ जाइए कि ये व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर का काम है। ये अंतर जानना सही पहचान और सही इलाज के लिए बेहद जरूरी है। वाह, ये तो किसी जासूसी से कम नहीं है। मतलब क्राइम सीन का पैटर्न देखकर ही मुजरिम का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो अब जब हम नुकसान का तरीका समझ गए हैं, तो चलिए इस अपराधी की शनाख्त करते हैं। इसके जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में इसे कैसे पहचानें? शुरुआत करते हैं अंडों से। इसके अंडे बेलनाकार यानी सिलेंडर के आकार के होते हैं। मादा कीट बहुत चालाकी से इन्हें धान के नए पौधे की पत्ती के बीच की मोटी नस, जिसे मिडरिप कहते हैं, उसके अंदर देती है। ये उन्हें शिकारियों से बचाने का एक तरीका है। क्या इन अंडों की कोई खास पहचान है? हाँ, एक तकनीकी पहचान है। ये अंडे समूह में तो होते हैं, लेकिन उन पर कोई कवर या सील नहीं होता, जैसा कुछ और कीटों में होता है। अंडे का एक सिरा, जिसे माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, वो पत्ती की सतह से हल्का सा बाहर की ओर झांक रहा होता है। ये एक सूक्ष्म डिटेल है, लेकिन कीट विज्ञान में पहचान के लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है। अंडों से निकलते हैं निम्फ यानी शिशु कीट। ये कैसे दिखते हैं? निम्फ को पहचानना थोड़ा आसान है। इनका रंग चितकबरा, गहरा भूरा या काला सा होता है, जिस पर सफेद धब्बे होते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी पहचान है इनके सिर और धड़, मतलब हेड और थोरेक्स के बीच एक चौड़ी सफेद या मटमैले रंग की पट्टी।
यह पट्टी दूर से ही दिख जाती है। साथ ही इनकी पीठ पर भी भूरे और सफेद रंग के निशान होते हैं जो इन्हें एक अलग पैटर्न देते हैं। और जब ये निम्फ बड़ा होकर वयस्क बन जाता है तब? वयस्क कीट लगभग 3.5 से 4 मिलीमीटर का होता है। इसके अगले पंख थोड़े पारदर्शी होते हैं। आप कह सकते हैं कि उनके आर पार हल्का हल्का दिखता है, जैसे बटर पेपर होता है। लेकिन इसकी सबसे पक्की पहचान है पंखों की नसों पर एक गहरा काला धब्बा। ये प्रोमिनेंट डार्क स्पॉट इसका सिग्नेचर मार्क है। अगर आपको ये धब्बा दिखे तो आप पक्के तौर पर कह सकते हैं कि यह व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर ही है। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। हमारे नोट्स बताते हैं कि वयस्क 2 अलग-अलग रूपों में पाए जाते हैं। ये क्या है? हाँ, ये इनकी अनुकूलन क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक रूप होता है मैक्रोप्टेरिस, जिनके पंख पूरी तरह से विकसित होते हैं। ये लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं और नए खेत खोद सकते हैं। इन्हें आप इस कीट की एक्सप्लोरर टीम कह सकते हैं। और दूसरा रूप? दूसरा रूप है ब्रैकिप्टेरिस, जिनके पंख छोटे और अविकसित होते हैं। ये उड़ नहीं सकते। इनका काम एक ही जगह रहकर तेजी से अपनी आबादी बढ़ाना होता है। ये सेटलर्स हैं। किसी भी खेत में आपको नर और मादा दोनों ही इन दोनों रूपों में मिल जाएंगे। ये एक बहुत ही स्मार्ट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। कुछ नए इलाकों की खोज में निकल जाते हैं और कुछ घर पे रहकर वंश बढ़ाते हैं। कमाल है। मतलब इस छोटे से कीट के पास अपनी आबादी फैलाने और बचाने के लिए एक प्लान ए और प्लान बी पहले से ही मौजूद है। ये वाकई फैसिनेटिंग है। चलिए, तो अब हमने दुश्मन की पहचान कर ली है, उसके काम करने का तरीका भी समझ लिया है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इसका प्रबंधन कैसे किया जाए। एग्जाम के लिहाज से तो ये सबसे अहम हिस्सा होगा। बिल्कुल। और प्रबंधन की शुरुआत हमेशा एक वैज्ञानिक सिद्धांत से होनी चाहिए, जिसे कहते हैं ETL यानी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इसका सीधा सा मतलब है कि हम कीटनाशक का इस्तेमाल तभी करेंगे जब कीटों की संख्या एक आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले स्तर पर पहुंच जाए। और व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर के लिए ये ETL कितना है? इसके लिए मानक है 1 हॉपर प्रति टिलर। टिलर यानी पौधे से निकलने वाली एक शाखा। अगर आपको औसतन हर शाखा पर 1 हॉपर दिख रहा है, तभी कीटनाशक के इस्तेमाल की जरूरत है। इससे कंपस स्प्रे करना पैसे और मेहनत की बर्बादी है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। ये पहला नियम है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। अंधाधुंध स्प्रे से बचना चाहिए। तो क्या कीटनाशक पर जाने से पहले भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जिन्हें हम कल्चरल मेथड कहते हैं? हाँ, और वे बहुत कारगर हैं। सबसे पहली बात, धान की बहुत ज्यादा घनी रोपाई से बचें। पौधों के बीच कम से कम 25 बाय 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। इससे पौधों के बीच हवा का आना जाना बना रहता है, नमी कम होती है और हॉपर को छिपने और पनपने का माहौल नहीं मिलता। और खाद पानी का भी कोई रोल है? बहुत बड़ा रोल है। नाइट्रोजन वाली खाद जैसे यूरिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। ज्यादा नाइट्रोजन से पौधे बहुत हरे भरे और रसीले हो जाते हैं, जो इन रस चूसने वाले कीटों के लिए एक दावत की तरह होते हैं। सिंचाई भी लगातार खेत को पानी से भरकर रखने के बजाय रुक रुक कर करें। खेत को बीच बीच में सूखने का मौका देने से भी इनकी आबादी कंट्रोल होती है। और आखिर में खेतों और मेढ़ों को खरपतवार से मुक्त रखना तो एक बुनियादी जरूरत है ही। ये तो हुई बचाव की तैयारी। लेकिन अगर हमला हो ही गया और ETL पार हो गया, तो क्या कोई भी कीटनाशक इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। हमारे नोट्स में एक बहुत ही खतरनाक चेतावनी दी गई है। कुछ कीटनाशकों का इस्तेमाल फायदे की जगह भारी नुकसान कर सकता है, क्योंकि उनसे कीटों का रीसर्जेंस होता है। रीसर्जेंस? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कीटों की आबादी पहले से भी ज्यादा ताकत और संख्या के साथ वापस लौटती है। होता यह है कि कुछ केमिकल हॉपर को तो मारते हैं, लेकिन साथ ही साथ खेत में मौजूद हॉपर के कुदरती दुश्मनों जैसे मकड़ियां और दूसरे शिकारी कीट को भी खत्म कर देते हैं। इसे ऐसे समझिए कि आपने एक खरपतवार को हटाने के लिए बुलडोजर चला दिया। खरपतवार तो गया, लेकिन साथ में मिट्टी के सारे फायदेमंद केचुए और कीड़े भी मर गए। अब जब अगली बार खरपतवार उगेगा तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा और वो पहले से ज्यादा तेजी से फैलेगा। ये तो एक दुष्चक्र है। तो ऐसे कौन से कीटनाशक हैं जिनसे बचना चाहिए? ये लिस्ट तो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होगी। बिल्कुल, इस लिस्ट को याद रखना बहुत जरूरी है। इनमें शामिल हैं सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स, मिथाइल पैराथियान, फेंथियान और मोनोक्रोटोफॉस। इनके इस्तेमाल से सख्ती से बचना चाहिए।
गलत हथियार का चुनाव लड़ाई को और मुश्किल बना सकता है। तो फिर सही हथियार कौन से हैं और उन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? सही तरीका भी उतना ही जरूरी है। पहली बात, स्प्रे करने से पहले खेत से पानी निकाल दें। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, स्प्रे का नोजल पौधे के ऊपरी हिस्से पर नहीं बल्कि निचले हिस्से की तरफ होना चाहिए। हमला वही करना है जहां दुश्मन छिपा है, और हॉपर पौधे के आधार पर रहते हैं। ऊपर पत्तियों पर छिड़काव करने का कोई फायदा नहीं होगा। और कौन से केमिकल्स इस्तेमाल के लिए अनुशंसित हैं? मुझे लगता है कि पूरी लिस्ट रटने के बजाय ये समझना ज्यादा जरूरी होगा कि हमारे पास किस किस तरह के विकल्प थे। आपने बिल्कुल सही कहा। सोर्स में एक लंबी लिस्ट दी गई है, लेकिन उसे हम कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं। हमारे पास एसिफेट और बुप्रोफेजीन जैसे पारंपरिक कीटनाशक हैं। फिर हमारे पास इमिडाक्लोप्रिड और डाइनोटेफुरान जैसे नए जमाने के सिस्टमिक कीटनाशक हैं, जो पौधे के अंदर जाकर काम करते हैं। एक बहुत अच्छा विकल्प है एजाडिरेक्टिन, जो नीम से बनता है और एक बायोपेस्टिसाइड है। इसके अलावा फिप्रोनिल और कार्टैप हाइड्रोक्लोराइड जैसे और भी कई विकल्प हैं। मतलब हमारे तरकश में कई तरह के तीर हैं, बस सही तीर चुनना और सही निशाना लगाना जरूरी है। पूरी लिस्ट हम अपने श्रोताओं के लिए शो नोट्स में डाल देंगे ताकि वे एग्जाम की तैयारी के लिए उसे देख सकें। हाँ, मुख्य बात ये याद रखनी है कि एक ही केमिकल का बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे कीटों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। अलग अलग ग्रुप के केमिकल्स को रोटेशन में इस्तेमाल करना सबसे अच्छी रणनीति है। तो इस पूरी गहरी छानबीन का सार क्या है? हमने व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर की कहानी को एक क्राइम थ्रिलर की तरह समझा। क्राइम सीन यानी हॉपर बर्न से लेकर मुजरिम की पहचान और उसकी चालाकियों को समझने तक, और आखिर में उससे निपटने की पूरी वैज्ञानिक रणनीति पर भी बात की। प्रतियोगी परीक्षा के नजरिए से अगर हम मुख्य बातें दोहराएं तो पहला, WBPH के बिखरे हुए नुकसान और BPH के गोलाकार पैच का अंतर। दूसरा, निम्फ की सफेद पट्टी और वयस्क के पंखों पर मौजूद काला धब्बा, ये इसकी पक्की पहचान है। और तीसरा, प्रबंधन के लिए ETL का सिद्धांत, प्रतिबंधित कीटनाशक जो रिसर्जेंस करते हैं और अनुशंसित कीटनाशकों के विकल्पों की जानकारी। ये वो हैक्षम बिंदु है जहां से सीधे सवाल बन सकते हैं। बिल्कुल। और अंत में मैं अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ के जाना चाहूँगा। हमारे सोर्स में रासायनिक नियंत्रण पर विस्तार से बात की गई है, जो आज की खेती की एक हकीकत है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आने वाले समय में जब जलवायु परिवर्तन कीटों के व्यवहार को बदल रहा है और उनमें कीटनाशकों के खिलाफ प्रतिरोध यानी पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस का खतरा लगातार बढ़ रहा है, तो क्या एकीकृत कीट प्रबंधन यानी IPM में जैविक नियंत्रण और धान की कीट प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने की भूमिका और भी ज्यादा अहम नहीं हो जाएगी?